स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में। आज हम अध्ययन करेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें उस प्रकरण के संदर्भ में, और इसकी एक माप मध्यमान का हम अध्ययन करेंगे इस प्रकरण के दौरान। अपने पिछले प्रकरण में हमने अध्ययन किया था कि जब हमारे पास n <30 का आंकड़ा हमने एकत्रित किया या n>30 का आंकड़ा हमने एकत्रित किया, तो एकत्रित आंकड़े के आधार पर किस तरीके से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का निर्माण किया जाएगा और आंकड़ों को व्यवस्थित किया जाएगा। इसके आधार पर हमने बारंबारता सारणी का निर्माण n<30 और n>30 के आधार पर निर्मित किया। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल निर्मित करने के पश्चात हमने जाना कि हम आंकड़ों का जो हमने सारणीयन किया है उसके आधार पर हम आंकड़ों को रेखाचित्र के माध्यम से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। और रेखाचित्र को ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित करने हेतु कुछ विधियों का हमारे द्वारा प्रयोग किया गया। इन विधियों के प्रयोग को रेखाचित्रण कहा गया, जिसमें हमने पाई डायग्राम, बार डायग्राम, कंपैरेटिव बार डायग्राम, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कर्व, कम्युनिटी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी एवं फ्रीक्वेंसी पोलोगन पर आधारित चित्रों का निर्माण किया। आज हम जानेंगे कि यदि हम जो n<30 और n>30 पर आधारित हमने टेबल का निर्माण किया था, उन आंकड़ों को यदि हम चाहें कि हमने जो आंकड़े एकत्रित किए हैं उनकी हम आसानी से तुलना कर सकें या उन आंकड़ों के संदर्भ में कुछ निष्कर्ष निकाल सकें, जिसमें कि हमें सभी आंकड़ों का अध्ययन ना करना पड़े, अर्थात हमारा समय भी बचे और हमें एक उपयुक्त समाधान भी मिल जाए, जिसमें हम आंकड़ों की तुलना आसानी से कर सकते हैं और हमें उसके संदर्भ में निष्कर्ष भी मिल जाए। तो इसके लिए हम आंकड़ों से कुछ प्रतिनिधि मानों को एकत्रित करेंगे जो कि अन्य सभी आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये प्रतिनिधि मान आंकड़ों का औसत या केंद्रीय मान होते हैं। इसके ही इर्द गिर्द सभी आंकड़े केंद्रित होते हैं और यही प्रतिनिधि मान केंद्रीय प्रवृत्ति के मान या माप के नाम से भी जाने जाते हैं। तो हमने जितने भी अपने n<30 और n>30 के अंतर्गत डाटा का कलेक्शन किया है, उस सभी डाटा का हमें अध्ययन करना है और सरलतापूर्वक अध्ययन करना है, जिसमें हमें तुलना भी करनी है और हमें निष्कर्ष भी निकालना है। तो हमें सभी आंकड़ों को अलग अलग अवलोकित करने का कार्य नहीं करना है, बल्कि हमें प्रतिनिधि मान को जानना है और ये प्रतिनिधि मान ही हमको सभी आंकड़ों को उसकी ओर इंगित होते हुए दिखाएगा कि सभी आंकड़े प्रतिनिधि मान की ओर अपने को झुका हुआ महसूस करेंगे और इसी मान को केंद्रीय प्रवृत्ति के मान या माप के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम जानेंगे कि आखिर ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है और माप के अंतर्गत किस तरीके की माप को हम आंकड़ों के लिए प्रतिनिधि मान के रूप में स्वीकृत करते हैं या इसको निकाला जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति से तात्पर्य है ऐसे आंकड़े जो कि हमको औसत माप से प्राप्त हुए हैं, और ये औसत माप से संबंधित, मैंने आपसे कहा कि उसे प्रतिनिधि मान भी कहा जाता है, ये सभी आंकड़ों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात केंद्र का वह बिंदु या आंकड़ा जिसकी ओर सभी आंकड़ों का झुकाव होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहा जाता है। उदाहरण के लिए 10 विद्यार्थियों की मनोविज्ञान की एक परीक्षा ली गई, जिसमें विद्यार्थियों को उक्त प्रकार से अंक प्राप्त हुए हैं 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24। अब हमें यह जानना है कि वो प्रतिनिधि करने वाला
आंकड़ा कौन सा है जिसके इर्द गिर्द बाकी अन्य सभी आंकड़े झुके हुए होंगे, जो सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करेगा अपने अन्य आंकड़ों का। ऐसी स्थिति में हमने कहा कि प्रतिनिधि मान आंकड़ों का औसत होता है और उसके इर्द गिर्द सभी आंकड़े घूमते रहते हैं या केंद्रित होते हैं। तो हमको सर्वप्रथम 10 विद्यार्थियों के अंकों को जोड़ लेना है और उनकी संख्या से उसे भाग दे देना है। जोड़ करने के पश्चात हमारे पास समेशन x आया है 150 और विद्यार्थियों की संख्या है 10, तो हम 150 में 10 से भाग देंगे, हमारे पास मान आएगा 15। जब हम इस आंकड़ों का यानी कि जो दिए गए प्राप्तांक हैं उसका अवलोकन करते हैं तो हमारे पास मध्य में 15 कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा है, किंतु ये आंकड़ा है जो सर्वाधिक मात्रा में इन सभी आंकड़ों का क्या कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो कि 14 और 16 के मध्य में आ रहा है। ये 15 अंक अपने से नीचे वाले अंकों का और अपने से ऊपर वाले अंकों का प्रतिनिधित्व कर रहा है और इसी को हम केंद्रीय प्रवृत्ति का वो प्रतिनिधि मान कहेंगे, जिसके इर्द गिर्द छोटे अंक भी और बड़े अंक भी क्या कर रहे हैं, केंद्रित हैं। यदि हम दैनिक जीवन से संबंधित उदाहरण इसमें लें तो हम जानेंगे कि हमारे सौर मंडल का केंद्र सूर्य को कहा जाता है, जिसके इर्द गिर्द सौर मंडल के सारे ग्रह घूमते हैं या केंद्रित होते हैं। परिवार का केंद्र उसका मुखिया होता है, जिसके इर्द गिर्द परिवार के सभी नियम, परंपराएं और परिवार के सदस्य केंद्रित होते हैं। विद्यालय प्रशासन का केंद्र यदि हम कहें तो विद्यालय का प्रधानाचार्य है। सत्र का व्यवस्थापन करना, सत्र का संचालन करना, सत्र में शैक्षिक गतिविधियां किस तरीके से संचालित होंगी, इन सभी की व्यवस्थाओं का केंद्र प्रधानाचार्य होता है। ये सारी गतिविधियां प्रधानाचार्य के निर्देशन में संचालित की जाती हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की कुछ मापें हैं। ये माप 3 आधारों पर हम अध्ययन करते हैं। पहला है मध्यमान, दूसरा है माध्यिका और तीसरा है बहुला। ये सामान्यतः प्रयोग की जाती हैं, किंतु यदि हम केंद्रीय प्रवृत्ति की अन्य मापों को देखें तो इन तीनों मापों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है गणितीय माध्य और दूसरा है स्थितिक माध्य। गणितीय माध्य में आपका आ जाता है समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। ये अर्थमेटिकल मीन इसको कहेंगे, इसमें गणितीय प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। और स्थितिक माध्य में आपका आता है माध्यिका और बहुला। आज हम जानेंगे कि अर्थमेटिक मीन में जो महत्वपूर्ण हमने देखा कि मध्यमान का भी इसमें जिक्र हुआ है समांतर माध्य के रूप में। केंद्रीय प्रवृत्ति की पहली ये माप है। इसका तात्पर्य है कि प्राप्तांकों के योगफल को उनकी कुल संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे माध्य कहते हैं। ये औसत एवं अंकगणितीय माध्य के नाम से भी जाना जाता है। इसका संकेत चिन्ह कैपिटल M है, इसे M से डिनोट किया जाता है। अब हम उदाहरण के रूप में से देखें तो 8 विद्यार्थियों ने एक परीक्षण पर निम्नलिखित अंक प्राप्त किए हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इन सभी प्राप्तांकों का योगफल होता है 72। अब इस योगफल को सभी प्राप्तांकों की कुल संख्या से भाग देने पर जो मान प्राप्त होगा उसे ही हम मध्यमान कहेंगे या माध्य कहेंगे या मीन कहेंगे।
या अंगगणितीय माध्य भी इसे कहा जा सकता है, या औसत भी इसे कहा जा सकता है। तो 72 को हमने 8 से जब भाग दिया तो हमारे पास मान आया 9, अर्थात 8 विद्यार्थियों का एक जो परीक्षण हुआ है उसमें हम कहें कि मध्यमान क्या है तो वो कहलाएगा 9, यानी कि ये वो अंक है जिसके इर्द गिर्द सभी आंकड़े संकेंद्रित हो रखे हैं। ये सभी आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करेगा। मध्यमान निकालने के लिए जब हम सूत्र का प्रयोग करते हैं तो हमने शुरुआत में ही जाना था कि हमारे पास दो तरीके के आंकड़े होते हैं, n<30 एंड n>30। ऐसा हो सकता है कि हमने 30 से कम बच्चों पर किसी प्रयोग को किया है और फिर हमने अपने आंकड़ों का संग्रहण किया है, या ऐसा भी हो सकता है हमने 30 से अधिक संख्या पर, वो हज़ारों में हो सकती है, लाखों में हो सकती है, करोड़ों में हो सकती है, अरबों में हो सकती है, उन पर हमने आंकड़ों का संग्रहण किया, उन पे कोई प्रयोग किया और तब जाके हमने आंकड़ों का संग्रहण किया है। तो इस आधार पर हम जानेंगे कि वो कौन सा आंकड़ा है जो करोड़ों में, लाखों में, हज़ारों में, या हम कहें 30 से कम आंकड़ों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसके लिए दो तरीके के आंकड़ों का हम इन्हें नाम देते हैं। जो आंकड़े n<30 यानी 30 से कम होंगे उसे कहा जाता है अवर्गीकृत आंकड़े। उसमें हमें वर्ग बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जो आंकड़े 30 से अधिक होते हैं, मैंने कहा हज़ारों में, लाखों में, करोड़ों में, अरबों में वो संख्या हो सकती है, तो ऐसे आंकड़े क्योंकि वो बहुत फैले हुए हैं, बहुत विस्तृत हैं, उसका हमें रिज़ल्ट देना है, उसके निष्कर्ष, उनकी तुलना करनी है, तो इन आंकड़ों को हमें क्या करना पड़ता है, वर्गीकृत करना पड़ता है। इसीलिए इन्हें वर्गीकृत आंकड़े कहा जाता है, यानी ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डाटा कहेंगे। जब हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा होता है यानी अवर्गीकृत आंकड़ा होता है, तो उसमें जब हमें केंद्रीय प्रवृत्ति का मान, मध्यमान निकालना होता है, तो हमें यह विशेषता ध्यान देना पड़ता है कि हमारे पास ऐसी संभावना है कि केवल हमको क्या दिया गया हो, x दिया गया हो, यानी कि हमें बता दिया गया है कि हमने 8 बच्चों पर प्रयोग किया है, हमने 10 बच्चों पर प्रयोग किया है, इसका मध्यमान क्या है या केंद्रीय प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला वो मान कौन सा है, ज्ञात कीजिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमें कई बार अंक दोहराए जाते हैं और हमें x के साथ f यानी कि आवृत्ति भी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। ऐसी स्थिति में हम किस तरीके से मीन को निकालेंगे, ये भी एक अवर्गीकृत आंकड़े का क्या आ जाता है, हमारे पास स्वरूप आ जाता है, जैसे कि आपको दृष्टिगोचर हो रहा होगा यहाँ स्क्रीन पर। वर्गीकृत आंकड़े में जो आंकड़ा हमारे पास आएगा वो आंकड़ा सदैव क्लास इंटरवल उसमें दिया गया होगा और फ्रीक्वेंसी उसके साथ होगी ही होगी, क्योंकि वो समूह में बटा हुआ है और समूह में अंक किस प्रकार से दिए गए हैं उसका आवृत्ति आवश्यक रूप से निकाली गई होगी। जब हमने देख लिया है कि हमारे पास वर्गीकृत और अवर्गीकृत में किस तरीके से आंकड़े दिए गए होंगे, तो अब यह जानना अत्यधिक आवश्यक है कि अवर्गीकृत और वर्गीकृत आंकड़ों का मध्यमान आखिर किस तरीके से निकाला जाता है। जब हमारे पास अवर्गीकृत आंकड़े यानी n<30 से संबंधित आंकड़े हैं और हमने यहाँ ध्यान भी दे दिया है कि एक आंकड़ा ऐसा है जिसमें केवल हमें x वैल्यू दी गई है और एक आंकड़ा ऐसा है जिसमें x वैल्यू के साथ हमें f वैल्यू भी दी गई यानी फ्रीक्वेंसी भी दी गई है, तो हम किस तरीके से मीन को निकालेंगे। जब हमें केवल x वैल्यू दी गई हो तो हमारा मीन निकालने का सूत्र होगा मीन इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n, जहाँ m का अर्थ है मध्यमान
जो मैं पूर्व में ही बता चुकी हूँ आपको कि मध्यमान को कैपिटल M से डिनोट किया जाएगा। समेशन का अर्थ होता है योग करना। x का अर्थ है प्राप्तांक, जो कि विद्यार्थियों को अंक मिले हुए हैं। n का अर्थ है विद्यार्थियों की कुल संख्या। वैसे ही अवर्गीकृत आंकड़ों में जब हमें फ्रीक्वेंसी भी दी गई है तो मीन किस तरीके से निकाला जाएगा, इसमें दो तरीके के सूत्रों का प्रयोग होता है। इन सूत्रों को लघु एवं विस्तृत विधि भी कहा या दीर्घ विधि भी कहा जाता है। पहला सूत्र है m इज इक्वल टू समेशन fx अपॉन n और दूसरा सूत्र है m इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन fd अपॉन n। आइए जानते हैं इनका क्या तात्पर्य है। m से तात्पर्य है मध्यमान, समेशन से अर्थ है योग, f का अर्थ है आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, x का अर्थ है प्राप्तांक जो वैल्यू विद्यार्थियों ने प्राप्त की हुई है, n का अर्थ है f का कुल योग यानी कि x जो प्राप्तांक विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं, ऐसी संभावना है कि वही प्राप्तांक कई सारे विद्यार्थियों ने प्राप्त किया होगा, तो उन विद्यार्थियों को हम f से यानी आवृत्ति से उसको डिनोट करते हैं। और जब हमको उसको n में प्रदर्शित करना है तो हम x के साथ x की वैल्यू को नहीं बताते हैं, बल्कि f की वैल्यू को जोड़कर n को दर्शाया जाता है। आपको आगे जब हम सवाल को सॉल्व करेंगे तब ये चीज़ अधिक अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। डी से तात्पर्य है यहाँ पर विचलनशीलता यानी कि डेविएशन। कितने हमारे आंकड़े केंद्र से बहुत दूर हैं, इसको हम डेविएशन यानी कि विचलनशीलता से प्रदर्शित करते हैं। एज्यूम्ड मीन से अर्थ है कल्पित मध्यमान, यानी कि हम कल्पना कर कर भी ये बता सकते हैं कि वो आंकड़ा है जो सर्वाधिक मात्रा में अन्य आंकड़ों को का प्रतिनिधित्व कर रहा है और सभी आंकड़े इस आंकड़े की ओर झुके हुए हैं। वहीं वर्गीकृत आंकड़े में जब हमें क्लास इंटरवल यानी कि समूह में बटे हुए प्राप्तांक दिए गए हैं तो वहाँ पर हम मध्यमान कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी दो तरीके के सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। पहला सूत्र है मीन इज इक्वल टू समेशन fx अपॉन n और दूसरा सूत्र है मीन इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन fd अपॉन n इंटू ci से तात्पर्य है क्लास इंटरवल। आइए सूत्र का क्या अर्थ है उसे हम जानते हैं। m बराबर मध्यमान, समेशन बराबर योग, f बराबर आवृत्ति, x बराबर प्राप्तांक, n बराबर अगेन वही टोटल कर दिया जाएगा फ्रीक्वेंसी का और जो टोटल आएगा वही हम कहेंगे ये कि कुल संख्या है विद्यार्थियों की। डी का अर्थ है विचलनशीलता डेविएशन, एज्यूम्ड मीन का अर्थ है कल्पित मध्यमान और CI का अर्थ होगा यहाँ पर क्लास इंटरवल। पहले हम जानते हैं कि जब हमें आंकड़ा दिया गया है बहुत ही कम n हमको दिया गया है लेस देन 30, एक उदाहरण हम यहाँ पे ले रहे हैं। मनोविज्ञान की 30 अंकों की एक परीक्षा ली गई जिसको कि 9 विद्यार्थियों ने अटेंड किया था और इन विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्न प्रकार से हैं और हमें ज्ञात करना है कि मध्यमान कितना आया है। हम जब प्राप्तांक का अवलोकन कर रहे हैं तो हमें दृष्टिगोचर हो रहा है कि यहाँ पर अंक बहुत ही कम प्रदान किए गए हैं, यानी कि संख्या 30 से बहुत अधिक कम है और हम इसका अवलोकन करने के बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर सारे अंक हमको क्या है स्पष्टतः आसानी से दिखाई दे रहे हैं और इसके लिए हम
पहले सूत्र का प्रयोग करेंगे, मीन इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n। तो इसके लिए हम आंकड़ों को लिख देंगे क्रमबद्ध तरीके से और उसके पश्चात सूत्र के अनुसार, सूत्र हमें बताता है कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाना है। तो सूत्र कह रहा है मीन इज इक्वल टू समेशन x, यानी कि x की जो वैल्यू है उसको जोड़ दीजिए अपॉन n, जितने विद्यार्थी हैं उनकी संख्या से उसे भाग दे दीजिए। तो हमने जब 12 धन 14 धन 16 धन 18 धन 20 धन 22 धन 24 धन 26 धन 28 किया तो हमारे पास टोटल वैल्यू आई है 180। 180 को हम विद्यार्थियों की संख्या से जब भाग देते हैं तो विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे 9, तो 9 से 180 को जब हमने भाग दिया तो भाग देने के पश्चात हमारे पास वैल्यू आई 20। तो अब हम यहाँ बता सकते हैं मीन इज इक्वल टू 20। तो 9 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का मध्यमान है 20, यानी कि 20 वो अंक है जो 9 बच्चों के अंकों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। 20 से कम आने वाले अंकों का भी और 20 से अधिक आने वाले अंकों का भी। ये केंद्र का वो मान है जो सर्वाधिक मात्रा में अन्य अपने सहपाठियों के अंकों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो इसी के आधार पर यह आपके लिए कक्षा अभ्यास का एक प्रश्न है। इस प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि मनोविज्ञान की 10 अंकों की परीक्षा जो कि 20 विद्यार्थियों ने दी है, इस प्राप्तांक जो इन्होंने प्राप्त किए हैं 10 में से, इस परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर इन 20 विद्यार्थियों का मध्यमान क्या होगा, इसको आप अभ्यस्त कीजिए और अभ्यस्त करने के बाद बताइए कि आंसर क्या आएगा, मीन कितना आएगा, वो कौन सा अंक है जो सर्वाधिक मात्रा में अपने अन्य सहपाठियों के अंकों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो केंद्र का मान है और अपने से निम्न सभी अंकों का और अपने से उच्च सभी अंकों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।